अमीर देवरानी का घास फूस का ससुराल। माँ देखो बरसात हो रही है। बहू जल्दी से जाकर बाहर रस्सी पर से कपड़े उतार कर ले आ, वरना गीले हो जाएंगे। सही बोल रही हो माँ जी, मैं जाकर पहले कपड़े उतार लेती हूँ, नहीं तो सारे कपड़े गीले हो जाएंगे और मेरी मेहनत खराब हो जाएगी। माधुरी कपड़े उतार कर घर के अंदर ले आती है और एक चुन्नी बिछाकर उस पर फैला देती है, लेकिन तभी छत से पानी टपकने लगता है। माँ दादी देखो, छत से पानी टपकने लगा, मैं गीला हो गया। बहू जल्दी से जहाँ जहाँ पानी टपक रहा है वहां पर बर्तन लगा दे। कावेरी की बात सुनकर माधुरी छोटे छोटे बर्तन उठाती है और छत के नीचे लगा देती है। तभी उसका देवर आ जाता है। भाभी जी, बारिश के चलते मैं पूरा भीग गया हूँ, कोई कपड़ा दे दो जिससे मैं अपने आप को पोंछ लूं। सारे कपड़े गीले हैं देवर जी, ये लीजिए। आप एक काम कीजिए, मेरे पल्लू से अपना सर पोंछ लीजिए। माधुरी बहुत अच्छी थी, वह घर की बड़ी बहू थी, लेकिन वह घर की जिम्मेदारियों को और गरीबी को अच्छे से समझती थी। जैसे ही अमित अपनी गीली शर्ट उतारता है, माधुरी उसकी शर्ट सुखाने के लिए खूंटे पर टांगने जाती है, लेकिन तभी उसकी शर्ट की जेब से गुलाब का फूल नीचे गिर जाता है। अरे ये क्या गिर गया? ये तो एक गुलाब का फूल है। ओह, लगता है देवर जी को किसी से इश्क हो गया है, वरना गुलाब का फूल कौन देता भला उन्हें। बारिश थमने के बाद कावेरी आंगन में जाकर झाड़ू लगाने लगती है और माधुरी घर में सभी के लिए खाना बनाती है। तभी उसे मौका मिलता है और वह अपने देवर के साथ थोड़ी मस्ती मजाक करने लगती है। देवर जी, आप तो बड़े हो गए हो, और देखो ना, इस घर में मैं अकेले काम करती हूँ, मेरे साथ कोई तो होनी चाहिए जो मेरा काम करवाने में हाथ बटा सके। क्या हुआ भाभी, ऐसे क्यों पूछ रही है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। इतना मत सोचो देवर जी, ये देखो मुझे आपकी जेब से क्या मिला, एक गुलाब का फूल। कौन है वो लड़की जिसने आपको ये गुलाब का फूल दिया है? गुलाब का फूल पता नहीं कहां से आ गया मेरी जेब में। आप भी ना कैसी कैसी बातें करती हो। तभी माधुरी अमित के कान पकड़ लेती है और कहती है, अरे देवर जी, मुझे नहीं बताओगे तो किसको बताओगे? मैं ही तो तुम्हारी इकलौती भाभी हूँ, अगर मुझे नहीं बताया तो तुम्हारी शादी कैसे होगी? माधुरी की बात सुनकर अमित बहुत खुश होता है। आप बहुत अच्छी हो भाभी, लेकिन जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ वो बहुत अमीर है, वो हमारे साथ कैसे रहेगी? और उसके माता पिता हमारी शादी के लिए नहीं मानेंगे। जो प्यार करता है वह प्यार से रह भी लेता है, बस तुम अपने प्यार को खोना मत और जितनी जल्दी हो सके उससे शादी कर लेना। माधुरी इस तरह अपने देवर को समझाती है। फिर अगले ही दिन अमित फिर से अपने गांव के एक गार्डन में अपनी माशुका रितिका से मिलने जाता है। आज फिर से गुलाब का फूल लेकर आए हो? तुम इतने प्यारे गुलाब के फूल लाते कहाँ से हो? ये तुम्हारे लिए लाता हूँ। खैर ये छोड़ो और थोड़ी देर बैठकर बात करते हैं। अमित और रितिका एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। बैठे हुए रितिका अपना सर अमित के कंधे पर रखकर कहती है, ये चिप चिप कर मिलना मुझे रास नहीं आता। देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करते हो? क्योंकि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, तुम बहुत अमीर हो, तुम्हारी ख्वाहिशों को मैं कैसे पूरा करूंगा? तुम क्यों चिंता करते हो? तुम्हारे साथ मैं प्यार प्रेम से रह लूंगी। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? चलो आज मेरे माता पिता से मेरा हाथ मांग लो। रितिका अमित को अपने साथ अपने घर ले जाती है। देखो रितिका, मैं तुम्हारे पिता से क्या बोलूंगा? मैं कितना कमाता हूँ, क्या काम करता हूँ, तुम्हें पता है ना? मैं कुछ भी नहीं करता। तभी रितिका के पिता प्रमोद आते हैं, जिन्हें देखकर अमित सोफे पर से बैठा हुआ खड़ा हो जाता है। अरे बेटा, खड़े क्यों हो? बैठ जाओ। रितिका ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया है। नमस्कार, मैं अमित। हाँ, मैं जानता हूँ। रितिका ने मुझे उसी दिन तुम्हारे बारे में बता दिया था जिस दिन तुम्हारी पहली बार मुलाकात हुई थी। मेरी बेटी मुझसे कुछ भी नहीं छुपाती, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम बहुत गरीब हो, लेकिन मेरी बेटी का फैसला सुनकर मैं बहुत खुश हूं कि अपनी धन दौलत छोड़कर वो तुमसे शादी करके तुम्हारे साथ घर बसाना चाहती है। यह सुनकर अमित को बहुत खुशी मिलती है। पहले मैंने कभी किसी अमीर बाप को अपनी बेटी के गरीब लवर से इतने प्यार से बात करते हुए नहीं देखा। अमीर गरीब कुछ नहीं होता, जहां प्यार होता है वहीं सब कुछ होता है, और मुझे इस रिश्ते से कोई आनाकानी नहीं है। जितनी जल्दी हो सके तुम मेरी बेटी को शादी करके ले जा सकते हो।
अमित अपने रिश्ते की बात को पक्की कर लेता है, जिसके बाद वह रितिका के बारे में अपने घर में भी सभी को बताता है। फिर सब लोग शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी खुश होते हैं कि तभी बच्चे कहते हैं, अरे वाह राजू, अब हमारी भी चाची आएंगी। हाँ दीदी, मैं उनके साथ बहुत खेलूंगा। जैसे तैसे करके थोड़े पैसे जोड़कर कैलाश अपने भाई अमित की बारात लेकर अमीर घराने में पहुंचता है और वहां पर रितिका की शादी अमित से करवा देता है, जिसके बाद रितिका की विदाई होती है। बेटी, मैंने तेरी जरूरत का सारा सामान तेरे दहेज में दिया है, फिर भी भगवान न चाहे तुझे अगर कभी आगे मेरी जरूरत पड़े तो बेझिझक अपने पिता के पास आ जाना। पिताजी, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। पता नहीं क्यों लड़कियों को ही अपने बाबुल के घर को छोड़कर जाना होता है। काश की ऐसी कोई प्रथा ही नहीं होती। रितिका रोते हुए अपने पिता को गले से लगाती है और विदा होकर अपने पति अमित के साथ अपने ससुराल आ जाती है, जहां वह चारों तरफ कच्ची मिट्टी का आंगन और एक टूटी फूटी झोपड़ी देखती है, जिसकी छत पर घास फूस लगी थी। अमित, ये हम लोग कहाँ पर आ गए? अपने घर लेकर चलो ना, मुझे बहुत थकान हो रही है। अरे, यही तो मेरा घर है। क्या कहा? यही है तुम्हारा घर? रितिका, तुम थक गई हो, चलो मैं तुम्हें अंदर लेकर चलती हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेना। घास फूस के घर के अंदर रितिका को केवल एक चारपाई के अलावा फर्नीचर के नाम पर कुछ भी नहीं दिखाई देता। वहीं अचानक से उनके घर के बाहर उसके पिता के द्वारा भेजा हुआ दहेज भी आ जाता है, जिसमें फर्नीचर का पूरा सामान भी होता है और रितिका की जरूरत की चीज भी। लेकिन इतना सारा दहेज का सामान घास फूस की झोपड़ी में कहाँ ही आ पाता? ये बेड तो बहुत बड़ा है, घर के अंदर नहीं जा पाएगा, और ये अलमारी भी बड़ी है। ये सोफा सेट तो और भी ज्यादा बड़ा है। अब मैं क्या करूं? ये सारा सामान कैसे अंदर जाएगा? जैसे तैसे करके घास फूस के घर के अंदर छोटी मोटी चीज तो आ जाती है, लेकिन दहेज का ज्यादातर सामान बाहर ही पड़ा रहता है। मुझे बाथरूम जाना है, यहाँ टॉयलेट कहाँ पर है? अभी तो दिन है और इस समय औरतें जंगल में नहीं जाती क्योंकि आदमी घूमते रहते। तुम थोड़ी देर कंट्रोल कर लो, शाम को जब सांझ ढलेगी तो मैं तुम्हें जंगल में ले जाऊंगी। हे भगवान, कितने गरीब हैं आप लोग, यहाँ पर क्या एक टॉयलेट तक नहीं है? अपने घास फूस के ससुराल में रितिका को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। एक तो उसका पर्सनल कमरा नहीं होता, दूसरा सबसे बड़ी बात कि वहां एक भी टॉयलेट नहीं होता। शाम ढले माधुरी उसे जंगल में ले जाती है, जहां सही से वह फ्रेश भी नहीं हो पाती। ऐसे खुले में मुझे आदत नहीं है, मैं कैसे एडजस्ट करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शादी के पहले दिन की रात में कैलाश, कावेरी, माधुरी और उसके बच्चे घर के बाहर सोते हैं ताकि रितिका और अमित अपनी सुहाग रात घास फूस के घर के अंदर मना सके। लेकिन उस वक्त रितिका को बहुत तेज गुस्सा आता है और वह गुस्से में अमित से कहती है, कितने बड़े धोखेबाज हो तुम! तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि तुम्हारे पास एक खुद का घर तक नहीं है। इस एक छोटे से घर में मैं तुम्हारे साथ कैसे रहूंगी जो घास फूस का बना हुआ है? शादी से पहले तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब तुम इस तरह क्यों परेशान कर रही हो? आज हमारी पहली रात है, शांत हो जाओ, इस रात को खराब मत करो। इस रात के लिए हमने कितने सपने सजाए थे। रितिका मुंह फुलाकर बैठ जाती है। अमित को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन जब सवेरा होता है, अमित जंगल जाता है और बांस के बड़े बड़े डंडे काट कर लाता है और साथ ही जंगल और आसपास की जगह से हरी हरी बड़ी बड़ी घास काट लाता है। कैलाश भैया, अब हम दोनों शादीशुदा हो गए हैं, हमें थोड़ा सा बड़ा घर चाहिए। मेरे साथ मिलकर घास के घर को बड़ा करवा दो। अमित अपनी पत्नी रितिका के लिए घास के घर को बनाना शुरू करता है। दोनों भाई मिलकर बांस को काटते हैं और फिर उससे छत का ढांचा बनाते हैं। इस बार वह बड़ी छत बनाते हैं ताकि घर बड़ा हो और इस घास के घर के अंदर वह 3 कमरे भी बना लेते हैं, जिसमें एक कैलाश का होता है, एक अमित का और एक उसके माता पिता का। अरे, घास के घर का ढांचा तैयार हो गया है। अब हमें इसके ऊपर अच्छे से घास लगानी है ताकि हवा पानी इसके अंदर आ ना सके। कैलाश और अमित दोनों मिलकर उस घर के ऊपर घास लगाने लगते हैं। साथ ही घास से बना हुआ एक बाथरूम भी बना देते हैं। जब रितिका अपने पति को इतनी मेहनत करते हुए देखती है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और उसे वह सभी कस्में वादे याद आने लगते हैं जो उसने अमित के साथ किए। मैंने कितना कुछ कहा था, लेकिन मैं अपनी एक भी बात पर खरी नहीं उतरी। लेकिन मेरे पति ने मुझे सुख देने के लिए इतनी मेहनत की और मेरे लिए इतना बड़ा घास का घर बनाया,
जिसमें मेरे घर से आया हुआ दहेज का सारा सामान आ सके। रितिका इस तरह फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसकी जेठानी उसके पास आती है और उसे समझाती है। कृतिका, मेरे देवर जी कितने मेहनती हैं। तुमने एक दिन उनसे सही से बात नहीं की और तुम्हारे लिए उन्होंने अपने पूरे दिन को इस्तेमाल करके इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए घर बनाया। यही होता है पति पत्नी का असली रिश्ता, जहां अगर एक को कोई भी परेशानी हो तो दूसरा उसकी परेशानी को समझकर उसकी परेशानी को हल कर दे। आपने सही कहा, मैंने आप लोगों का भी बहुत अपमान किया और अपने पति का भी, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास है और मैं अमित जी से माफी मांगूंगी और उनके साथ हर सिचुएशन में खुशी से रहूंगी। रितिका को अपनी गलती का पछतावा होता है और वह अमित से माफी मांगती है, जिसके बाद अमित उसे माफ कर देता है। घास के घर में वह अपनी पत्नी का लाया हुआ सारा फर्नीचर और दहेज के सामान को अच्छे से सेट कर देता है, जिससे घास का घर बहुत ही सुंदर और प्यारा भी लगने लगता है। अब रितिका को अपने पति से कोई शिकायत नहीं थी। वहीं कुछ समय बाद अमित को एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल जाती है, जिससे वह अपने घर की परेशानियों को धीरे धीरे ठीक कर लेता है और अपनी पत्नी और परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।